तो कैसे हैं आप लोग? बीकॉम 6 सेमेस्टर्स वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का पिछला क्लासेस हम कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको थ्योरी डिस्कस किया था और जो क्वेश्चन एग्जाम्स में आ सकते हैं इसके बारे में मैंने आपके साथ में डिस्कस किया। आज हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के सेकेंड क्लासेस करने जा रहे हैं। इसमें हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे और सिर्फ वो न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे जिसके चांसेस सबसे ज्यादा है एग्जाम्स में आने। चलिए न्यूमेरिकल्स नंबर 1 से हम शुरू करते हैं। और ये जो न्यूमेरिकल्स नंबर 1 है ये ऑपरेटिंग साइकिल से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? ऑपरेटिंग साइकिल से रिलेटेड है। तो चलिए न्यूमेरिकल्स नंबर 1 शुरू करते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चंस बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न कंप्यूट द ऑपरेटिंग साइकिल इन अ डे। इसका मतलब समझ लेते हैं। ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब होता है रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स कन्वर्ट होने के बाद और डेटर्स तक जाने जाने के बाद कैश में कन्वर्शन में कितना समय लगेगा। यानी कि सपोज मान लीजिए मेरे पास में जो कैश की अवेलेबिलिटी है, मान लीजिए मेरे पास में जो ये कैश है, ये कैश मेरा इस पर्स से निकला है और फिर ये मार्केट में सर्कुलेट हो गया। फिर इसी पर्स में आने में कितना समय लगेगा। यानी कि सबसे पहले तो रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड के लिए हमने क्या किया, इन्वेस्ट किया, रॉ मटेरियल परचेज किया, फिर उसको स्टोर्स में रखा, उसमें समय लग गया। फिर वहां से ट्रांसफर कर दिया वर्क इन प्रोग्रेस में, तो प्रोडक्शन प्रोसेस में समय लगेगा। फिर जैसे प्रोडक्ट बन के रेडी हो गया फिनिश गुड्स के लिए चला गया, उसमें समय लग गया। हमारा फिनिश गुड्स में हमारा पैकेजिंग वगैरह बाकी सारे काम होते हैं, उसमें समय लग गया। फिर उससे हमने डेटर्स को सेल किया, डेटर्स से कैश कलेक्शन करने में वक्त लगा। फिर हमने क्रेडिटर्स को पे किया और फिर जाके मेरे पास में कैश की अवेलेबिलिटी हुआ। फिर जाके हम वही रॉ मटेरियल से स्टार्ट करेंगे, फिर जाके क्रेडिटर्स को पे करेंगे, फिर कैश की अवेलेबिलिटी, यानी ये साइकिल चलते ही रहेगा। ये ऑपरेटिंग साइकिल कभी रुकने वाला नहीं है। उसमें जितना कम से कम पीरियड लगेगा, जितना कम से कम समय लगेगा, उतनी हमारे बिजनेस के लिए बेहतर होगा। और हम ये कोशिश करेंगे जितना कम से कम समय लगता है उतना हम उसमें लगाएं, ताकि जितना वर्किंग कैपिटल साइकिल का पीरियड कम रहेगा ना, उतना हम उतनी बार उतना सबसे ज्यादा समय तक हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं। उतनी बार हम अपने ऑपरेटिंग साइकिल्स को चला सकते हैं। ये बहुत जरूरी हो जाता है। पीरियड जो कवर्ड है ये 365 दिन की है, 365 डेज की। एवरेज पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर ये 16 दिन दे दिया गया है। यानी कि आपकी जो क्रेडिटर्स है आपको 16 दिन का समय दे रहा है पे करने के लिए। एवरेज डेटर आउटस्टैंडिंग 480 है और जो अमाउंट है वो थाउजेंड्स में है। रॉ मटेरियल कंजम्पशन 4400 याद रखिएगा। रॉ मटेरियल कंजम्पशन अगर गिवन नहीं रहेगा तो आप एज्यूम कर लीजिएगा जो परचेज है वही रॉ मटेरियल कंजम्पशन है। नहीं तो रॉ मटेरियल कंजम्पशन निकालने का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक्स ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक्स ऑफ रॉ मटेरियल्स। क्लियर है कि नहीं है? तो रॉ मटेरियल कंजम्पशन निकल जाएगा। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट जो है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका 10,000 है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका 10,500 है, और टर्नओवर यानी पूरे साल भर की जो सेल है वो 16,000 है। एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 320 दे दिया है, यानी ये एक दिन का दे दिया है। वर्क इन प्रोग्रेस एक दिन का 50 है और फिनिश गुड्स एक दिन का 260 है। इस तरीके से दे दिया गया है। चलिए सॉल्व करते हैं। जब भी आप ऑपरेटिंग साइकिल की कंसेप्ट क्लियर कर रहे होंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे ना, तो सबसे पहले आप बात कर लेंगे रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड का। याद रखिएगा रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड का जो फॉर्मूला होता है ये होता है एवरेज रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय रॉ मटेरियल कंजम्पशन इनटू 365। अगर डेज 365 डेज का है, एवरेज रॉ मटेरियल जो है वो 320 है। कितना है? 320। और रॉ मटेरियल कंजप्शन जो है ये 4400 है इंटू 365, यानी टोटल जो हमारा समय लगेगा वो 27 डेज का लगेगा। रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड कितने दिन का है? 27 दिन का है। यानी रॉ मटेरियल आपकी जो स्टोरेज में रहेगा वो 27 डेज के लिए रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्क इन प्रोग्रेस पीरियड। तो जब रॉ मटेरियल्स में समय लगेगा ना, फिर वहां से वो रॉ मटेरियल्स कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? प्रोडक्शन प्रोसेस। तो प्रोडक्शन प्रोसेस में कितना समय लगेगा ये निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है ये होता है एवरेज WIP डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनटू 100 इनटू 365। तो रॉ मटेरियल जो स्टोरेज पीरियड है इसके लिए जो कंपोनेंट्स है वो रॉ मटेरियल कंजम्पशन है। और वर्क इन प्रोग्रेस की पीरियड जो है इसके लिए जो कंपोनेंट्स है कंप्यूटेशन जो है ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। ये याद रखिएगा। रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड के लिए रॉ मटेरियल कंजम्पशन होगा और वर्क इन प्रोग्रेस पीरियड के लिए आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा। एवरेज WIP दिया है 50 दिया है, ये 50 हो जाएगा, याद रखिएगा। ये 50 हो जाएगा। क्लियर है? डिवाइडेड
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका 10,000 है इंटू 365, तो प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए जो समय लगेगा ना, प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए जो समय लगेगा वो 13 दिन का लगेगा। जैसे वर्क इन प्रोग्रेस में प्रोडक्शन प्रोसेस में सामान बन के रेडी हो जाएगा, तो अब ये जो प्रोडक्ट है ना, ये प्रोडक्ट आपका चला जाएगा फिनिश गुड्स में। फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड जो है अपने वेयर हाउस में आपका सामान रहेगा। फिनिश गुड्स जो निकलता है ना, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के ऊपर निकलता है, तो याद रखिएगा। इसका फॉर्मूला हो जाएगा एवरेज फिनिश्ड गुड्स डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इनटू 365। तो एवरेज फिनिश्ड गुड्स जो है वो 260 है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो दिया है वो 10,500 है इंटू 365। तो फिनिश्ड गुड्स के लिए जो पीरियड लगेगा वो 9 दिन का लगेगा। 27 दिन तो आपने स्टोरेज के लिए लगा दिया, WIP के लिए आपने 13 दिन लगा दिया और फिनिश गुड्स के लिए आपने 9 दिन लगा दिया। क्लियर है कि नहीं है? नेक्स्ट हम अब अपने प्रोडक्ट को ना डेटर्स को सेल करेंगे। तो डेटर्स से फंड कलेक्ट करने के लिए कितना समय लगेगा, जिसकी फॉर्मूला होता है एवरेज रिसीवेबल डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल इनटू 365। तो एवरेज रिसीवेबल क्या है वो भी हम देख लेते हैं। एवरेज डेटर्स आउटस्टैंडिंग जो है 480 है, तो 480 आपका एवरेज रिसीवेबल है और क्रेडिट सेल जो आपका है वो सेल्स फॉर द ईयर 16,000 है। एक बता देना चाहता हूँ आपको, अगर क्वेश्चंस में सिर्फ सेल्स बोलता है, अगर कैश सेल्स नहीं बोल रहा है तो आप ये एज्यूम करिएगा वर्किंग कैपिटल में जो ये सेल्स जो है ना वो क्रेडिट सेल्स है। क्लियर है? क्या है? क्रेडिट सेल्स है। तो एवरेज रिसीवेबल्स हो गया आपका 480 डिवाइड बाय 16,000 इंटू 365। तो डेटर से कलेक्शन करने के लिए जो समय आपको लगेगा 11 दिन लगेगा। ये तो अच्छा ही बात हुआ कि 16 दिन के अंदर हम पेमेंट करेंगे किसको, डेटर्स को, और 11 दिन हमारा डेटर्स के लिए लग रहा है। तो आपका जो ये निकल गया डेटर्स से जो कलेक्शन करने का जो समय निकल गया वो 11 दिन हो गया। तो क्या करना है, रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड प्लस वर्क इन प्रोग्रेस पीरियड प्लस फिनिश गुड्स पीरियड प्लस रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड, इन सबको अगर ऐड कर देंगे ना तो ये हमारा ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल निकल जाएगा। याद रखिएगा ये हमारा निकल जाएगा ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल। अब क्रेडिटर्स को जितना समय लीजिएगा आप पेमेंट करने में उसको माइनस कर दीजिएगा। क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड लगता है एवरेज क्रेडिटर्स डिवाइड बाय क्रेडिट परचेज इनटू 365। जो एवरेज क्रेडिटर्स है वो कितना है ये देख लीजिए। एवरेज क्रेडिटर्स का जो है 16 डेज ऑलरेडी गिवन है, तो 60 दिन से माइनस कर दीजिएगा 16 डेज। तो जो हमारा बैलेंस निकलेगा ना वो नेट ऑपरेटिंग साइकिल निकल जाएगा। यानी कि एक ऑपरेशंस को कंप्लीट होने में जो समय लगेगा ये 44 डेज का होगा। कितना दिन का होगा? 44 डेज। यानी 44 दिन के बाद फिर से एक नया ऑपरेटिंग साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। यानी एक ऑपरेटिंग साइकिल को कंप्लीट होने में 44 डेज लगेगा। मेरे से अगर आप इस पे कमेंट मांगिएगा, राय मांगिएगा, तो मैं आपको यही बोलूंगा ये बेहतर पीरियड है, इसमें ज्यादा समय नहीं लग रहा है। बहुत कम समय में एक ऑपरेटिंग साइकिल क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। कितने ऐसे बिजनेस पर्सन होते हैं जिसके एक एक ऑपरेटिंग साइकिल कंप्लीट होने में 3-3 4-4 महीने 5-5 महीना लग जाता है, मोर देन 2 एंड 3 मंथ्स लग जाते हैं। तो वो सही नहीं होता है। ऑपरेटिंग साइकिल जितनी कम समय में कंप्लीट हो सके उतना बेहतर होता है। अब इस क्वेश्चन को एक बार समराइज कर लेते हैं। पहला जो हमारा था ये रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड था, जिसका फॉर्मूला था एवरेज रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, एवरेज रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय रॉ मटेरियल कंजम्पशन इनटू 365। तो इसकी पीरियड 27 डेज निकल गया था। फिर WIP पीरियड था जिसकी फॉर्मूला था एवरेज WIP डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनटू 365। इसकी पीरियड आपका 13 दिन निकल गया था। फिर हम आ गए थे फिनिश गुड्स में, होल्डिंग पीरियड में। इसका था एवरेज फिनिश गुड डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इनटू 365। ये 9 दिन का निकल गया था। फिर डेटर से कलेक्शन करने का समय के लिए फॉर्मूला था एवरेज रिसीवेबल बाय क्रेडिट सेल इनटू 365, जिसमें मैंने ये बोला था क्वेश्चंस में अगर सिर्फ सेल्स बोल देता है तो आप ये एज्यूम कर लीजिएगा कि ये क्रेडिट सेल्स है। इसके लिए समय लग गया आपका 11 दिन। अब इन चारों को ऐड कर देंगे तो ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल निकल जाएगा और इससे माइनस कर देना है एवरेज क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड, जो निकलता है एवरेज क्रेडिटर्स डिवाइड बाय क्रेडिट परचेज इनटू 365। एवरेज क्रेडिटर्स ऑलरेडी गिवन है, क्रेडिट पीरियड गिवन है 16 डेज। तो 16 डेज माइनस कर देंगे तो बैलेंस जो निकलेगा वो 44 डेज का निकल जाएगा। ये 44 डेज क्या है? नेट ऑपरेटिंग साइकिल्स है। दोस्तों आपकी पूरी कंसेप्ट क्लियर हो गई हो क्वेश्चन नंबर 1 की। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ने से पहले मैंने कुछ नोट्स लिखे हुए हैं, उसको थोड़ा देख लेते हैं। बोला इफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इज नॉट गिवन एंड कैन नॉट बी कैलकुलेटेड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डेटा। यानी आपकी अगर क्वेश्चंस में रॉ मटेरियल कंजप्शन गिवन नहीं है और डेटा भी एब्सेंस है, डेटा भी गिवन नहीं है, तो परचेज को ही क्या मान लीजिएगा? रॉ मटेरियल कंजप्शन मान लीजिएगा। यानी परचेज विल बी इक्वल टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। क्लियर है?
नेक्स्ट है आपको इफ COGS इज नॉट गिवन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज यूज, और क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिया हुआ है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके द्वारा मान लिया जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर नहीं दिया हुआ है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को यूज कर लीजिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं दिया है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को यूज कर लीजिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि दोनों क्या हो गया, इंटरचेंज हो गया। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर नहीं दिया है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की जगह यूज करिएगा, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिया है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को यूज कर लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन में सेल्स एंड परचेज आर नॉट क्लियर, देन डिनोट कर दीजिएगा ये क्रेडिट सेल है या तो क्रेडिट परचेज है। यानी सिर्फ सेल्स बोल रहा है, सिर्फ परचेज बोल रहा है, कैश सेल्स या कैश परचेज नहीं बोला है, क्रेडिट सेल्स या क्रेडिट परचेज नहीं बोला है, तो सेल्स और परचेज को ये एज्यूम कर लिया जाता है यह जो है ना ये हमारा क्रेडिट सेल्स और क्रेडिट परचेज है। एवरेज निकालने का क्या फॉर्मूला है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, लड़के नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए ओपनिंग दिया है क्लोजिंग नहीं दिया है तो ओपनिंग को ही एवरेज मान लीजिएगा, क्लोजिंग दिया है ओपनिंग नहीं दिया है क्लोजिंग को ही एवरेज मान लीजिएगा। तो इन सब डेटा को जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये सारे डेटा जो है ना आपको बहुत आसान बना देगा एग्जाम्स के लिए। क्या आप नहीं चाहते हैं इन सब डेटा को याद रखना, बिल्कुल आप चाहेंगे तो आपको आपके द्वारा इन सब डेटा को याद रखा जाना चाहिए, तो याद रखिएगा। और ये सारे डेटा आपके लिए बहुत उपयोगी है, तो इसको याद रखिएगा ताकि आपकी जो क्वेश्चन है ना वो बहुत आसान हो जाए।